हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ नंबर 4, ठीक है, जिसका नाम है नन्हा फनकार। नन्हा मतलब छोटा, फनकार मतलब कलाकार, एक ऐसा कलाकार जो उम्र में क्या है, छोटा है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। वह लड़का, किसकी बात कर रहे हैं, एक लड़के की बात कर रहे हैं। वह लड़का एक चौकोर, चौकोर मतलब चार किनारे वाला, चौकोर मतलब चार किनारे वाला, ठीक है। जैसे ये बॉक्स दिख रहा है ना आपको, ये चार किनारे हैं ना, ऐसे ऐसे ही चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। यानी कि क्या है, वहां पर एक लाल रंग का पत्थर था जो कि चौकोर था, ठीक है। वह बच्चा उसके पास बैठ गया और उसने जल्दी से कोई प्रार्थना बुदबुदाई। बुदबुदाई का मतलब होता है मन ही मन कुछ बोलना, बड़बड़ करना, ठीक है। और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। भाई अब ये छेनी हथौड़ा क्या होता है। देखिए छेनी हथौड़ा क्या होता है, जो हथौड़ा होता है ना, वो तो लगभग आपने देखा होगा, जिससे कील ठोकते हैं ना, कील लगाते हैं जिससे, हैमर जिसे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, वह होता है हथौड़ा। और छेनी होती है, जैसे आपकी पेंसिल होती है ना आपके पास, वैसे ही छेनी होती है। छेनी आगे से नोक वाली होती है और पीछे से क्या करते हैं, उसको हथौड़े से जब छेनी पर मारते हैं तो उसकी नोक पत्थर पर पड़ती है और उससे क्या होता है, पत्थर कटने लग जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, वह छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में लग गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें, कतारें मतलब क्या होता है, कतारें मतलब होता है लाइनें, ठीक है। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की लाइनें और कड़ियाँ उकेरने, उकेरने का मतलब होता है उस पे बनाने का, ठीक है। उकेरने मतलब होता है बनाने का, ठीक है। उकेरना मतलब उस पे जब वो छेनी से उसको लगा मारता है ना चोट, तो उस पे जो डिजाइन उभरता है, जैसे उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अध बनी, अध मतलब आधी, बनी मतलब आधी बनी हुई, अधूरी, अधूरी भी वही होती है, अध बनी भी वही होती है, ठीक है। एक ऐसी घंटी जो आधी बनी हुई थी, ठीक है। यानी कि वो बच्चा कल भी अपना काम कर रहा होगा, जब वो काम से अपने घर गया कल, तो उसकी जो घंटी का जो उसने डिजाइन बनाया था, घंटी की जो नक्काशी की थी, वो आधी बनी हुई थी। तो आज आकर उसने फिर अपना काम शुरू किया। आधी बनी हुई घंटी पर छेनी की नोक टिकाई, ठीक है, छेनी मैंने आपको बता दिया ना, उसकी नोक की उसमें क्या किया, छेनी जो है आधी बनी हुई घंटी पर लगाई और सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक मतलब ध्यान से हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। नक्काशी करने में जुट गया। नक्काशी क्या होता है, पत्थर के ऊपर जो डिजाइन बनाए जाते हैं उन्हें नक्काशी कहते हैं, ठीक है। मंदिर में आप लोग देखोगे, मंदिर में इस तरह के पत्थर लगे होते हैं। कई अगर आपने ताजमहल देखा है, कोई किला देखा है, ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, नक्काशी के पत्थर लगे होते हैं। यानी कि पत्थरों पर हाथ से जो है डिजाइन बनाए जाते हैं, पत्थरों के ऊपर कटाव करके जो डिजाइन बनाते हैं उसे नक्काशी कहते हैं। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता था, ठीक है, हथौड़े के वार से, ठीक है ना, हथौड़े के वार से यानी कि हथौड़े की चोट से पत्थर पर जो कटाव, पत्थर पे जो लाइन उभरती थी, उससे पत्थर की किरचें, किरचे मतलब होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, है ना, छोटे छोटे टुकड़े जब आप पत्थर के ऊपर मारोगे तो पत्थर के छोटे टुकड़े जो होंगे वो निकलेंगे पत्थर में से। छितरा, छितरा मतलब फैल जाती थी, ऊपर की ओर आ जाती थी, और वह क्या करता था, आंखें सिकोड़ लेता था। सिकोड़ मतलब होता है बंद कर लेता था, और साथ ही साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता था, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा था, छेनी हथौड़े से अपने पत्थर पे डिजाइन बनाने में, पत्थर पे नक्काशी करने में जुटा हुआ था। और वह काम अपना इतने मन से कर रहा था कि वह क्या करता था, धीरे धीरे, अब जब आप खुश होते हो, कोई काम मन से करते हो तो गाना गाने का मन करते हैं ना, धीरे धीरे गुनगुनाते रहते हैं। तो वह भी क्या कर रहा था, वह अपना काम बड़े जोश के साथ कर रहा था, बड़ी लगन से कर रहा था, और काम करते करते मन ही मन कुछ न कुछ गुनगुनाने भी लगता था। उसके चारों ओर दूसरे संगत तराश, संगत तराश मतलब होता है साथ में काम करने वाले, वह भी क्या है, अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव
10 साल का था। ठीक है, उस बच्चे का नाम क्या था? केशव था और उसकी उम्र कितनी थी? 10 साल की। और अभी अपना काम सीख रहा था। ठीक है ना, यानी कि जो पत्थर पे वो नक्काशी का काम है वो अभी सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले, लकीरों मतलब लाइनों वाले, और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। यानी कि जब उसके पिताजी उसको एक बार बताते थे कि ऐसे सीधी लाइनें बनानी है, ऐसे घुमा के डिजाइन बनाने हैं, तो वो उसे अब कर सकता था। ठीक है ना, उसके पिताजी ने उसे सिखा दिया था कि सीधी लाइनों वाले डिजाइन कैसे बनाने हैं और घुमाकर लाइनों वाले डिजाइन कैसे बनाने हैं। अब वह उसे बना सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है ना, अब तक का उसने जितना भी पत्थरों पर डिजाइन बनाने का काम किया था, उसमें सबसे मुश्किल क्या था? इन घंटियों को बनाना। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह, क्या जानता था केशव? कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब वह क्या करेगा? बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, यह सब पत्थर पर उकेर पाएगा। यानी कि अभी उसने जो है आसान आसान काम सीखा था, लेकिन वह जानता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वह मुश्किल मुश्किल जो नक्काशी है, जैसे कि बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, यानी कि बड़े बड़े जो बड़े बड़े और जो महीन डिजाइन होते हैं, धीरे छोटे छोटे से उसमें जो कटिंग होती है वो बना पाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह जिस तरह उसके पिता बनाते हैं। ठीक है, उसके पिता को जो डिजाइन है वो बनाने आते थे और केशव जानता था कि मेरे पिताजी एक दिन मुझे वह डिजाइन सिखा देंगे और मैं सीख जाऊंगा। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। ठीक है, यानी कि उसके माता पिता जो है पहले कहाँ रहते थे? गुजरात में रहते थे उसके जन्म से भी पहले। लेकिन उस फिर उसके माता पिता के क्या किया? गुजरात से लेकर गुजरात से आगरा आ गए। अब सोचो वह क्यों आए होंगे? वह काम के चक्कर में आए होंगे ना। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को भी यही काम मिल गया था। ठीक है ना, तो वो गुजरात से आगरा क्यों आए थे? गुजरात से आगरा इसलिए आए थे क्योंकि जो बादशाह अकबर हैं वह आगरे में एक किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को भी यहीं पर काम मिल गया था। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। ठीक है, केशव का जो जन्म है वो भी कहाँ हुआ था? आगरा में ही हुआ था। ठीक है, उसने गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। ठीक है, जो पुश्तैनी होता है, पुश्तैनी का मतलब क्या होता है? पुश्तैनी मतलब जहाँ पे वो बहुत कई पीढ़ियों से वो लोग जहाँ पर रह रहे थे, है ना। उनके दादाजी जहाँ रहते होंगे, उसके दादाजी के दादाजी जहाँ रहते होंगे, पिताजी जहाँ रहते होंगे, यानी कि एक ऐसा गांव जहाँ पर बहुत जो उनकी पीढ़ियाँ हैं वो वहाँ पर रहती आई हैं। वहाँ पर कभी जाने का मौका नहीं मिला। आगरे की गलियाँ और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। ठीक है ना, उसने क्या देखा था? आगरे की गलियाँ और सीकरी, यही वो रहता था और यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। ठीक है, यानी कि केशव अकेला काम नहीं कर रहा था ना, उसकी जो संगत तराश है, साथ में और लोग हैं, वह लोग भी काम कर रहे थे। जब थैनी छेनी हथौड़ों से काम करेंगे तो ठक ठक खड़ खड़ की आवाज़ तो आएगी। यानी कि इतना शोर हो रहा था कि केशव को पता ही नहीं चला कि कौन उसके पास आकर खड़ा हो गया है। उसे किसी कदमों की आहट भी सुनाई ना पड़ी। इसीलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने से वह चौंक गया। क्या आवाज पड़ी? माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई हैं? तो उसके कानों में क्या एक आवाज पड़ी, माशा अल्लाह, ये घंटियां तो बहुत सुंदर है, तुमने बनाई हैं? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसने उसे एक आदमी दिखा। बेशक, मैंने ही बनाई हैं ये घंटियां। क्या मैं आपको पत्थर पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तल्खी मतलब होता है बड़ी अकड़ से, थोड़ा सा गुस्से में तीखा सा जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसता हुआ बोला। मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला। तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह से देख पा रहा था।
उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंझोला, मंझोला मतलब ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, मीडियम। वह सफ़ेद अंगरखा, अंगरखा मतलब होता है ना जो ऐसे दुपट्टा होता है उस तरह की चुन्नी, और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे, यानी कि उसके बाल कैसे थे, लंबे थे, लेकिन उसने एक गहरे डार्क रेड कलर की पगड़ी, पगड़ी मतलब टोपी टाइप का पहन रखा था। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। जब केशव उस आदमी को देख पा रहा था तो उसने देखा कि उसकी जो हाइट है, उसकी जो एज है, जो उम्र है, वो लगभग 30 साल से ज़्यादा की है। जो हाइट है वो मीडियम है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, और सफ़ेद रंग का अंगरखा है और पजामा पहना हुआ है। उसके जो लंबे बाल हैं वो डार्क रेड की पगड़ी के नीचे से ढके हुए हैं, ठीक है, उसने पगड़ी पहन रखी थी। उसने मन में सोचा कोई बड़ा आदमी है, क्योंकि उसके गले में क्या था, बड़ी बड़ी मोतियों की माला थी और उंगलियों में अंगूठी थी। तीखी नाक, बड़े बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें, यानी कि नाक क्या थी, लंबी सी तीखी सी नाक थी उसकी, बड़ी बड़ी आंखें थी और इतनी बड़ी मूछें थी कि होठों के ऊपर आ रही थी। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस, क्या मुआयना मतलब होता है कि उसको देख रहा था, है ना, कि सब उसके बारे में देख के सोच रहा था, ठीक है, मुआयना कर रहा था। तभी क्या होता है कि उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है, ठीक है ना। वो जो केशव जो है उस आदमी को देख रहा था और वह आदमी केशव के काम को देख रहा था। उसने इशारा करके कहा, जो तुम लड़ी बना रहे हो ना, इसमें तो काफ़ी काम बाकी है। अब इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी, ठीक है, कोई दौड़ दौड़ कर आ रहा था। यह कोई और नहीं, महल का पहरेदार था। ठीक है, हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। वह फिर मुड़कर भुजंगे से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूरे आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने, झुककर सलाम कर इन्हें। अब केशव जो है उस आदमी को देख रहा था, उसने क्या पहना है, कैसा लग रहा है, कैसा बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है। अब वह आदमी केशव की जो नक्काशी है उसको देख रहा था। अब उस आदमी ने जब केशव से कहा कि अब इसमें काफ़ी काम बाकी है, इससे पहले केशव कोई जवाब देता, वहाँ पर एक आदमी भाग कर आया। वह कौन था, महल का पहरेदार था। और उस महल के पहरेदार ने जो आदमी केशव से बात कर रहा था उससे कहा, हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता नहीं चला। और जो केशव है, केशव हैरान था कि है ये हो क्या रहा है। तो उसने केशव को डांटा। पहरेदार ने कहा, बेवकूफ़, खड़ा हो जा, हुजूरुल्लाह सामने बैठा है तू, झुककर सलाम कर इन्हें, ठीक है, कि तू जो है, ये जो है हमारे हुजूर है, ये हमारे महाराज, इनके सामने तू कैसे बैठा है, इनके सामने खड़ा हो और इनको सलाम कर। अब केशव का माथा ठनका, हैं, ये क्या हो रहा है। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हथौड़ी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। बदहवासी मतलब अचानक से समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, सब कुछ अचानक हुआ तो उसके हाथ से क्या है, छीनी जो थी छूटकर नीचे गिर गई, वो फटाफट खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, उसने सोचा, अरे ये तो कोई महाराज तो नहीं, कहीं अकबर तो नहीं है। ये ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कतार नजरों से अकबर को देखने लगा। अब वो डर गया। उसने क्या किया, झुककर सलाम किया और धीरे धीरे सर नीचे और आंखें को थोड़ा थोड़ा उठाकर अकबर की ओर देखने लगा। अब अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी भली ना लगी। अकबर को अच्छा नहीं लगा कि उसने बच्चा जब काम कर रहा था, बीच में आकर बच्चों को ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं बादशाह अकबर हूँ। अकबर को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खींच कर मतलब गुस्से में पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा किया और कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, ठीक है। उसने अकबर ने गुस्से में कहा, जाओ यहाँ से, अब अकेला छोड़ दो। अब पहरेदार तो चला गया, लेकिन केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए, मतलब दुविधा में था, मतलब समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म का इंतजार करे। अब केशव को समझ नहीं आ रहा कि भाई अपना काम शुरू कर दें या जब बादशाह बोलेंगे तब मैं काम शुरू करूं। वो बेचारा सोचता रहा। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, ठीक है ना, क्या है, पर डरा हुआ था, मैंने ऐसे बात की है।
हाँ, अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपा-तुला जवाब दिया। यानी कि केशव जब पहले इतनी बड़बड़ कर रहा था ना, अब सिर्फ एक जवाब दिया, केशव। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। अब केशव सोच रहे हैं, महाराज को मैं नक्काशी सिखाऊंगा, लेकिन क्या करता, उसने हाँ कर दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। अब केशव गया फुर्ती से मतलब बहुत तेजी से। केशव जो है बहुत तेजी से गया और क्या किया, अपने पिता के पास भाग गया और उनके छेनी हथौड़ी उठाकर उल्टे पांव लौट आया। उल्टे पांव क्या होता है? उल्टे पांव का मतलब होता है कि बहुत तेजी से गया और उतनी ही तेजी से वापस आ गया। ठीक है, उल्टे पांव मतलब बहुत जल्दी, फटाफट। दोस्तों ना अंदाज में अकबर केशव के पास बैठकर जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोला, ठीक है, अब बताओ मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह संदेह मतलब शक, डाउट भरी नजरों से अकबर को देखा। हुजूर, क्या आप ये सब करेंगे? अब केशव सोच रहा, इतना बड़ा महाराज है, हमारे साथ पत्थरों में काम करेगा। अब केशव को बड़ा डाउट हो, महाराज आप सच में करोगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। केशव शक पका गया, यानी केशव ना मतलब क्या बताता, क्या बोलता। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। उसने मतलब वो कहना भी चाहता था, नहीं भी कहना चाहता था। उसने मतलब उसका मन नहीं था ये बात बोलने का, लेकिन उसने बोल दिया। अकबर हंसते हुए बोले, अच्छा, पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। अकबर ने कहा, अरे पिछले हफ्ते तो क्या हुआ था, कोई मिट्टी की डलिया ढो रहा था, मैंने उसकी मदद की थी। ये काम तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है क्या? अकबर ने कहा कि जब मैंने पिछले हफ्ते मिट्टी की डलिया ढोली तो ये काम कोई ज्यादा मुश्किल है क्या? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। केशव अभी क्या था, हैरान था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। ठीक है, केशव ने क्या किया, अकबर बादशाह के पास बैठ गया और उन्हें बताने लगा कि छेनी जो है इस तरीके से पकड़नी है। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना, नमूना मतलब होता है डिजाइन। ठीक है, जब केशव के पिता ने केशव को सिखाया था, वैसे ही अकबर क्या है, अकबर को कौन सिखा रहा था, केशव सिखा रहा था। तो केशव ने क्या किया, कोयले से, जैसे चौक से हम बोर्ड पर डिजाइन बनाते हैं ना, चौक से या मार्कर से, ऐसे ही केशव ने क्या किया, कोयले का टुकड़ा लिया और इसका सिंपल सा एक डिजाइन पत्थर पर बना दिया कोयले से। ठीक है, डिजाइन जैसे चौक से बना देते हैं वैसे ही कोयले से बना दिया और गंभीरता से कहा, सीरियस होके बोला, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। तो केशव ने कहा कि तुम्हें पत्थर पर यहीं कहीं कहीं भी छेना हथौड़ा नहीं मारना है, सिर्फ इन्हीं लकीरों पर मारना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। क्या किया अकबर ने कि जो छेनी है उस पे लकीर पे रख के और बहुत जोर से मारा। अब कटाव मतलब ज्यादा गहरा हो गया, लाइन ज्यादा अंदर तक चली गई। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है। आहिस्ता मतलब धीरे से। किसने कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हथौड़े को धीरे से मारना है, ऐसे। उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी अपनी आंखें क्या करना है, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें। मीच कर मतलब थोड़ी बंद करके रखें, वरना जो किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हजूर। तो उसने अकबर को क्या है, एक बड़े समझदार आदमी की तरह समझाया, हथौड़ा ऐसे नहीं पकड़ना, हथौड़ा वैसे करना है, लाइनें जो है इस डिजाइन के ऊपर ही हथौड़ा मारना है, आंखें बंद रखनी है। तो अकबर को मुस्कुराहट आ गई। अकबर जो है धीरे से मुस्कुराए और बोला, जी हजूर। ठीक है, अकबर ने उसका हुक्म मानते हुए कहा, जी हुजूर। चलिए अगला पेज देखते हैं। अब जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। अब वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा वह व्यक्ति तो हिंदुस्तान का बादशाह है। एक नाड़ी से वयस्क, वयस्क मतलब होता है अधेड़ उम्र का आदमी, पर अपने काम की धाक जमाने में उसे बड़ा मजा आ रहा था। ठीक है ना, उसे बड़ा मजा आ रहा था कि भाई इसको तो कुछ आता ही नहीं है, सिखा रहा था, ऐसे नहीं पकड़ो, वैसे पकड़ो, आंखें बंद करो। उसे बड़ा मजा आने लगा। वह बड़े ध्यान से देख रहा था
कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। अब बादशाह से ज़रा सी भी गलती हो जाती तो उसे फ़ौरन त्योरियाँ चढ़ जाती। यानी कि जब बादशाह से ज़रा सी भी चूक मतलब गलती हो जाती तो त्योरियाँ मतलब होता है कि मतलब मुँह चढ़ा लेता। आँख वो होती है ना पलकों के ऊपर जो होती हैं आँखें गुस्से में। काम करते-करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही तो है ना? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। असहमति मतलब कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अकबर इत्मीनान से बैठ गए। अब अकबर आराम से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। ठीक है? केशव को काम करता हुआ क्या करना अकबर देखने लगे। फिर अपने काम में खोए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास के मौजूद दूसरे संगत तराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। कौतूहल मतलब होता है उत्सुकता से देख रहे हैं। ठीक है ना? अब दोनों केशव और अकबर अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन आसपास वालों के लिए तो बहुत बड़ी बात थी ना कि जो हिंदुस्तान का बादशाह है, पूरे देश का बादशाह है, वह इस बच्चे के साथ काम कर रहा है। सब लोग क्या कर रहे थे? आसपास बहुत सारे लोगों ने बस देखे ही जा रहे थे, अरे ये क्या हो रहा है? अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से उनमें से कुछ जोड़ भी रहा था, जिससे वह डिजाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अकबर ने क्या देखा कि जो केशव है पहले जो है पत्थर पर कोयले से डिजाइन बना रहा था, उसके ऊपर जो छीनी हथौड़ी मार रहा था, वह सिर्फ उस डिजाइन पर नहीं मार रहा था, अपनी मर्जी से आसपास छोटा-छोटा डिजाइन और बना रहा था, जिससे कि उसके द्वारा बनाया हुआ डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा था। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीरे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे। फनकार मतलब कलाकार, नक्काशी करने वाले बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाना बनाऊंगा। अकबर जो है केशव से बात कर रहे हैं कि तुम अच्छा काम करते हो, तुम एक दिन बड़े फनकार बनोगे और हो सकता है कि तुम्हें मेरे कारखाने में काम भी मिल जाए। जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं कारखाना बनाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत मतलब होता है मेरे राज्य के सभी बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। ठीक है? फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार होंगे, गलीचों के बुनने वाले कलाकार होंगे, संगत तराश, पत्थर की लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ पर काम करेंगे। ठीक है ना? यानी कि पत्थर पर जो काम डिजाइन बनाने वाले, लकड़ी पर डिजाइन बनाने वाले सभी लोग क्या होंगे वहाँ पर काम करेंगे। अब केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। ठीक है ना? केशव क्या खुश हो गया, हाँ हाँ मैं तो वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। चलिए अगला पेज देखते हैं। अकबर उठकर खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा अपना काम जारी रखो, यानी कि अपना काम करते रहो, मैं चलता हूँ। हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। केशव ने कहा, आप दोबारा आएंगे? हाँ हाँ मैं जरूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। ठीक है ना? यानी कि फिर क्या हुआ, महाराज तो चले गए लेकिन केशव बन गया बड़ा आदमी। मतलब हर कोई केशव की तारीफ कर रहा है, अरे वाह केशव ऐसा, केशव वैसा, केशव ये, केशव वो। बार बार बादशाह से अपनी हुई मुलाकात को सबको सुनाता, सब बताता, आज बादशाह ने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, सबको अपनी बातें बता रहा। रात हो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था, पर आंख में नींद कहाँ थी। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। पिता ने कहा, अरे वाह तुम तो अभी से इतने फेमस हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। वह अपने पिता को उसने क्या किया, अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, यानी कि जो अपना सर है अपने पिता के हाथों में हाथ के ऊपर रखकर लेट गया और धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत नेक इंसान हैं। बादशाह क्या है, बहुत अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से एक बढ़कर बहुत खूबसूरत महल है ना, कि जो बादशाह भी आगरा में रह रहे हैं बड़े सुंदर सुंदर महल हैं, फिर वे सीकरी में आकर ये शहर क्यों बनवा रहे हैं? फिर जो इतना सुंदर महल है उनका, तो फिर ये सीकरी में दूसरी जगह आकर ये शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद किया, सोचा और फिर बताया, हाँ बेटा बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। पिता ने कहा कि ये बात तो सही है कि आगरा बहुत अच्छा शहर है, लेकिन एक कारण है कि इन्होंने क्या किया, सीकरी में भी नया शहर बनवाया है। मैंने सुना है जब बादशाह अकबर से कोई संतान नहीं थी, यानी कोई बालक बच्चा बच्चा नहीं था,
उसके पिता बताते हैं कि जब अकबर बादशाह कोई बच्चा नहीं था, इस वजह से वे परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास भी गए, है ना। अब भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। ठीक है, वहाँ पे जो है एक ख्वाजा सलीम चिश्ती हैं, उनको क्या है, वो बहुत फेमस हैं। उनके पास आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि तुम्हारी एक दो नहीं बल्कि तीन तीन बच्चे होंगे, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, एक का नाम शहजादा सलीम है, एक का नाम मुराद है और दूसरा दनियाल है। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। जब सलीम चिश्ती के कहने से बादशाह अकबर के तीन तीन बच्चे हुए तो उन्होंने उनकी रिस्पेक्ट में, उनके सम्मान में उनके लिए सीकरी में नगर शहर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। ठीक है ना। केशव ने कहा, हाँ अब मैं समझ गया, क्योंकि जो सलीम चिश्ती की वजह से बादशाह अकबर के घर में तीन तीन संतानें हुई, इसलिए उन्होंने अपने एक संतान का नाम जो है उन्हीं के नाम पर सलीम रखा है। हाँ, इसी कारण हम यहाँ पर एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। उसके पिता ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा, और इसी कारण हम नए शहर के लिए पत्थरों पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। केशव ने उनींदी आवाज में जवाब दिया। उनींदी मतलब नींदों में करना। जवाब दिया। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा तो सो गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर का, इस पार्ट का व्याख्या यहाँ पर ख़त्म होती है। प्रश्न उत्तर हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन आपको करना है जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, और कमेंट भी करके जाना।